लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आया है जस्ट बिलो द थैलेमस वी हैव द हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे हमारे पास क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। और उसको एक तो मैं लिख भी देता हूं यहां पर, और लिखने के साथ साथ जो है मैं रेड से यहां लिख रहा था। ओके, तो वी आर गोना टॉक अबाउट हाइपोथैलेमस। ना हाइपोथैलेमस, अब वर्ड याद रखिएगा, हाइपो का मतलब होता है बिलो, किसी चीज के नीचे, किसी चीज के नीचे मौजूद होता है ये। अब किसी चीज के नीचे मौजूद होने का मतलब ये है कि किसके नीचे होगा? बिलो दी व्हाट? थैलेमस। नाम के दो हिस्से, हाइपो एंड थैलेमस। हाइपो मींस बिलो, बिलो व्हाट? बिलो थैलेमस। थैलेमस था जो कंट्रोल कर रहा था इंफॉर्मेशन को, तो भेज रहा था। यहां पर अब बताया बरीरा ने कि सर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को भी। वेरी गुड। मैं यहां पर एक वर्ड लिखने लगा हूं, उस वर्ड को अच्छे से समझ लीजिएगा। बॉडी की होम्योस्टेसिस में इस्तेमाल होने वाला आपके पास एक ये ब्रेन का पार्ट है ना। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का जो वर्ड है, इसमें होम्यो का मतलब होता है सेम। हमें ना होमोसैपियंस पढ़ा होगा आप लोगों ने, सेम स्पीसीज। और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेशनरी। सेम, स्टेशनरी या स्टैटिक, कोई ऐसी कंडीशन कि जिसमें आपकी बॉडी का के जो मामलात हैं वो सेम जगह पे स्टैटिक रहें, रुके हुए रहें, उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक हो गया। लालानी कह रही हैं, ये कह रहे हैं कि चेंज इन एनवायरनमेंट डिटेक्टेड बाय आवर बॉडी और एक्शन इज, अच्छा, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना भी होम्योस्टेसिस है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट काम कैसे करेगी? माई बॉडी विल स्टार्ट स्वेटिंग, ताकि पानी बाहर निकले और हीट रिलीज हो बॉडी से। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं होम्योस्टेसिस में शुरू में कि हमारी बॉडी क्या करेगी कि अपनी वेजोडाइलेशन हो जाएगी ताकि हीट ज्यादा से बाहर निकल सके। सो दिस इज रिस्पॉन्स टू दैट चेंज इन टेम्परेचर। और बॉडी क्या चाहेगी? बॉडी चाहेगी कि यार वो जो लाइक 37, 36 डिग्री, 35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बॉडी ने मेंटेन किया हुआ है, ये वहीं तक रहे, 40 पे ना पहुंच जाए, 50 पे डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर ना पहुंच जाए, वो स्टैटिक रहे अपनी जगह पे। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट internal temperature is known as internal environment is known as homeostasis. Very good. Now homeostasis को मेंटेन करने वाला जो ब्रेन का पार्ट है वो हाइपोथैलेमस है। कैसे मेंटेन करता है इसको भी सारा समझिएगा। अब इसकी मेंटेनेंस के कई सारे तरीके हैं। पहली चीज ये कि ये आपकी बॉडी का थर्मोस्टैट भी कहलाता है। Now what is a thermostat? थर्मोस्टैट जानते हो क्या होता है? फ्रिज में होता है, एसी में होता है, बाहर के मुल्कों में तो घरों में लगा हुआ होता है, पूरे घर का टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा था उससे। तो व्हाट इज अ थर्मोस्टैट? थर्मोस्टैट इज समथिंग दैट टेल्स यू कि आपका अपनी मर्जी का टेम्परेचर अचीव हो गया है और उसकी बेसिस पे आपका जो मशीन है वो चल रही होती है। जब वो टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो मशीन बंद हो जाती है, और जब तक वो टेम्परेचर नीचे नहीं आता उस वक्त तक वो मशीन दोबारा एक्टिवेट नहीं होती। उसका टेम्परेचर लाइक जो भी मेंटेन करने वाला तरीका होता है वो, वेल फिजिक्स नहीं पढ़े। तो हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट है। व्हाट डज इट डू? आपकी बॉडी में अगर टेम्परेचर, जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि बाहर का एनवायरनमेंट गर्म होने शुरू हो जाएगा, तो मेरी बॉडी उसके खिलाफ कुछ करेगी। किसके कहने पे? हाइपोथैलेमस के कहने पे। बात समझ लो, बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो गया, बॉडी कुछ करेगी, किसके कहने पे? हाइपोथैलेमस के कहने पे। और एक और मजे की बात बताता हूं आपको। हैव यू एवर कंसिडर्ड व्हाई डू वी गेट अ फीवर whenever we are attacked by a pathogen? जब कोई पैथोजन, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई प्रोटोजोआन हो, हमें अटैक करता है तो हमारी बॉडी में फीवर क्यों आता है? डू एनीवन नो एनीथिंग अबाउट दिस? ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर क्यों राइज होता है whenever we are attacked by a pathogen? हमारी बॉडी का टेम्परेचर बड़ा 100 डिग्री हो गया भाई, डिग्री नहीं, फ़ारेनहाइट सॉरी, तो 100 टेम्परेचर हुआ है उसको, 104 हो गया, ठंडे पानी की पट्टियां रखो। क्यों बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रही है? बॉडी डिस्टर्ब हो रही है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रही है। ये तो सबको पता है कि हाइपोथैलेमस बढ़ा रहा है टेम्परेचर, लेकिन क्यों बढ़ा रहा था वो भी सुने। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है
कि हमारे पास वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी सेल हो, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे परफॉर्मेंस दे सकता है। जब उसको उससे कम टेम्परेचर मिले या उससे ज्यादा टेम्परेचर मिले तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो डिवाइड नहीं कर सकता। आपने देखा होगा हम पानी उबालते हैं, क्यों? उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो मर जाए। हम खाना फ्रीजर में रखते हैं, क्यों? ताकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके। तो बैक्टीरिया या वायरस अगर बॉडी में चला जाता है तो उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। समझो मेरी बात को। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो नुकसान तो आपकी बॉडी को होगा, जाहिर सी बात है, आपको अपना भी नुकसान हो रहा है ना, आप काम नहीं कर पा रहे, यूं हो रहे हैं ऐसे करके। लेकिन इसके साथ साथ आप एक और काम भी कर रहे हैं, और वो काम ये है कि आप उस नए आने वाले मेहमान को, जो मेहमान नहीं है एक तरीके से, वो नुकसान पहुंचाने आया आपको, आप उसकी ग्रोथ को भी रोक रहे होते हो। मेरी बात समझ में आई है? सर फ्रिज में भी वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जब आप फ्रिज का दरवाजा खोलते हो तो एयर अंदर जाती है, एयर के साथ स्पोर्स पार्टिकल्स अंदर चले आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कहते हैं ना कि भाई लोड शेडिंग ऐसी हो गई कि 2-2 दिन लाइट नहीं थी, अब वो जो खाना फ्रिज में रखा होगा वो सड़ने लगेगा। क्यों सड़ रहा है भाई? वो इसलिए सड़ रहा है कि बैक्टीरियल एक्टिविटी उस पर स्टार्ट हो गई। फ्रीजर की या फ्रिज की ठंडक की वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही अंदर का टेम्परेचर आपके पास नॉर्मल हुआ, वहां बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो गई और नुकसान हो गया। बात समझो मेरी बच्चों, मेरी बात समझ रहे हो? तो हाइपोथैलेमस इज आल्सो कंसिडर्ड एज दी थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर्स को कंट्रोल करता है कि आपकी बॉडी ने क्या करना है क्या नहीं करना। इसके अलावा और मजे की बात सुनो, ये बड़ा मजे का पार्ट है ब्रेन का, ये हाइपोथैलेमस कई सारे काम करता है। आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, इसके अलावा आपका बीपी हाई होता है, इन सबको कंट्रोल करता है ये। यानी आपकी भूख की साइकिल को, आपकी प्यास की साइकिल को, आपके बीपी को, सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग एवरी सिंगल थिंग ऑफ योर बॉडी। यानी इसने बेड़ा उठाया हुआ आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का। यस, आपकी थर्स्ट और हंगर्स को मेंटेन करता है। थर्स्ट सेंटर लगा हुआ होता है इसके अंदर, इसमें एपिटाइट सेंटर होता है हाइपोथैलेमस में, विच एक्चुअली कंट्रोल्स कि आपके पास क्या चीज है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आपने कभी नोटिस किया होगा, अब तो खैर हम लोग पूरा कचरा सरापा कचरा बन गए ह्यूमन, सारे के सारे कचरा खा खा के। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, हमारा जो हाइपोथैलेमस का थर्स्ट सेंटर है, थर्ड सेंटर मींस कि वो सेंटर के जो कि आपकी प्यास बुझाने या प्यास लगने की सारी रेगुलेशंस कंट्रोल करता है, ये थ्रू एवोल्यूशन या थ्रू लाइक कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू वाटर अडेप्ट कर गया इस बात पे कि पानी ही से प्यास बुझेगी। करके देखिएगा कभी इस तरह से, आपको प्यास लग रही होगी ना, आप कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक चढ़ाते रहेंगे, आप चाय पे चाय पीते रहेंगे, आपकी प्यास कभी भी नहीं बुझेगी, हालांकि उसके अंदर पानी मौजूद है। कोल्ड ड्रिंक इज व्हाट? इट्स का कार्बोनेटेड वाटर। चाय इज व्हाट? इट्स पत्ती विद वाटर एंड दूध। लेकिन हम अडेप्ट इस चीज के लिए हो गए कि जब तक वो वाली चीज नहीं मिलेगी ना हमें जो पानी कहलाती है, हालांकि उसका कोई टेस्ट नहीं है, उसका कोई फ्लेवर नहीं है, वी जस्ट लुक्ड एट इट एंड वी से ओहो पानी है, ओके डन हो गया, प्यास बुझ जाती है। तो हाइपोथैलेमस इज मेड इन द वे कि आप इसको कुछ भी पिला दो खिला दो, इसकी प्यास नहीं बुझने वाली। इसके अंदर एक वो चीज होती है हमारी बॉडी में, बोलती है यार थोड़ा पानी तो आप चाय उड़ा दोगे 2-3 प्यालियां, आप कोल्ड ड्रिंक्स पी जाओगे बोतलें पूरी पूरी, लेकिन फिर भी अंदर से तड़प होगी पानी तो मिल जाए थोड़ा सा, ये बात। और आप देखोगे बहुत सारे लोग जिनको चाय का चस्का होता है उसके बाद वो पानी जरूर मांगते हैं, अब थोड़ा सा पानी, अरे अभी तो पिलाया तो मैं अपने घर का पानी अपने दूध के साथ। तो ये जो सारी चीजें कंट्रोल है, खैर एक तो एक फन फैक्ट आ गया बीच में, बहरहाल ये सारी चीजें कंट्रोल हो रही है हाइपोथैलेमस के जरिए। हमारी बॉडी देखो कितनी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद एक और चीज याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस का एक और फंक्शन है, जब हम कुछ रिसेप्टर्स के बाद पढ़ने भी वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। मैंने शुरू में आप लोगों को बता दिया जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे कि हार्मोन्स जो हैं वो कैसे बॉडी को क्या कंट्रोल करते हैं, हमने डिफरेंसेस भी पढ़े थे। सर खाने भी अब तक रोटी नहीं खाते, भूख नहीं खत्म होती, जितने बर्गर पिज्जा खा लो, यस दिल भारी होने लगता है। बर्गर पिज्जा में जो ऑयल इस्तेमाल होता है या वो सारी चीजें होती हैं उसमें दिल भारी भारी होने लगता है हमारा, लेकिन वो कहते हैं ना कि यार दिल तो भर गया लेकिन भूख नहीं मिटी अभी तक, यार चलो यार कुछ रोटी मंगा लेते हैं, यार सालन वालन तो मंगा लें। तो ये हम अडेप्ट करके इस सारी चीज़ के लिए कि बर्गर वर्गर से, पिज्जे से और इस तरह की चीज़ों से, लजानिया हो गया और पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें आ गई हैं, खाउस से और इस तरह की चीज़ों से हमारा पेट नहीं भरता। वी ड्राइव, वी नीड दैट रोटी और सालन और इस तरह की चीज़ें
है ना, रोटी पानी की जगह कोई और नहीं ले सकता। ये तो बात हो गई हमारी, ये तो हम हैं ह्यूमंस। अच्छा, एक और चीज समझो, ये आपके पास मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड विच कंट्रोल्स ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है ये। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब एवरी सिंगल ग्लैंड दैट सिक्रीट्स इट्स juices or secretions directly into blood, और वो क्या कहलाते हैं, hormones. They do not have a duct, they are ductless glands. तो कहने का मतलब ये कि master gland है, and this master gland is responsible for controlling every single function of hormones or endocrine glands of your body. मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल समझो, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन, अच्छा कुछ हैं चीजें ऐसी जो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से लिंक नहीं होती, बट कहीं ना कहीं वो होती हैं, हमारी किताबों में मौजूद नहीं होती। अब मिसाल के तौर पे आपको बताऊं एक एग्जांपल, हम ग्रो करते हैं ना, बच्चा इतना सा होता है, वो जैसा इतना सा, और वो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, मैं वो 6 फुट का बंदा निकल आया, 7 फुट का बंदा निकल आया। ये जो ग्रोथ है, अब बज़ाहिर तो ये ग्रोथ किसकी हो रही है, मसल्स की, बोन्स की, आपके टिश्यूज की एंड सेल्स की डिवीजन हो रही है, बट इन सब चीजों को यानी पीछे से पुश करने वाला कौन है, इन सब चीजों को ट्रिगर करने वाला कौन है कि तुमने ग्रो करना है, ग्रो नहीं करना, ये कौन देखता है, ये हाइपोथैलेमस देखता है। हम इनके हार्मोन्स की बात करेंगे, लेकिन एक शुरू में मैं समझता हूं कि तमीदी गुफ्तगू होनी चाहिए जब ये टॉपिक आ ही गया है, ताकि आगे उसको लिंक करना आसान हो जाए। अब आप देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब हम पैदा होते हैं तो हम बमुश्किल पता नहीं कितने, मेरे ख्याल में 3 फुट का तो होता, नहीं 3 फुट का तो नहीं होता, 1 आध फुट का तो होता ही है बच्चा, अगर हम उसकी हाइट देखें ना। अब वो हो गया मिसाल के तौर पे ग्रो करने के बाद 6 फुट का, यानी 20-25 साल तक उसकी हाइट ग्रो करती है, बॉडी ग्रो करता है और मास सब कुछ ग्रो करता है। 1.5 फीट, ओके 1.5 फीट का बच्चा होता है छोटा सा, ठीक। अब वो 6 फुट का हो गया, यानी उसने अच्छी खासी ग्रोथ अपनी शो की। अगर तो डायरेक्टली सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, तो इस वक्त मैं आई एम लाइक अराउंड 27, तो मेरी हाइट तकरीबन 6 फुट तक की है। मैं भी मोस्ट प्रॉब्ली 1.5 फीट का हूँ, क्योंकि आमतौर पर बच्चे की हाइट तो देखते नहीं, बच्चे की वेट वगैरह देखते हैं ना। तो 1.5 फीट का मैं जब, अब मिसाल के तौर पर जब बॉर्न हुआ, अब मैं 6 समथिंग का हूँ। 27 साल में क्या मैं सिर्फ 6 फुट तक ग्रो किया मैंने? मैं तो ज्यादा भी ग्रो कर सकता था, क्यों नहीं कर सकता था? तो मैं ज्यादा ग्रो क्यों नहीं किया? अगर मेरी कंटिन्यूस ग्रो होनी होती तो इस वक्त मैं छत से लगा हुआ होता और ये कैमरा या तो नीचे की तरफ से ऊपर देख रहा होता, या ड्रोन के जरिए जो आपकी क्लास हो रही होती है ना, तो ड्रोन ही वापस एक वाहिद एक ऑप्शन होता है, क्योंकि हाइट इतनी बड़ी होती कि कैमरे को कहीं लटकाने की जगह नहीं होती, तो ड्रोन चल रहा होता आगे, उससे मेरी वीडियो बन रही होती। लेकिन मेरी हाइट एक लिमिटेड है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेरी हाइट बढ़ रही है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? एवरी सिंगल थिंग दैट इज बीन कंट्रोल्ड, वो एक तो पीछे से जो भी हाइट बढ़ रही है कम हो रही है, उसका ताल्लुक डायरेक्टली एंडोक्राइन ग्लैंड से, यानी हार्मोन की सिक्रीशन से, वो जीन से है, विच इज वेरी गुड पॉइंट, विल टॉक अबाउट इट लेटर। बट वो जीन्स भी कैसे काम करती है? वो एंडोक्राइन सिक्रीशन से काम करती है, और उनको कौन डील करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द वन दैट टेल्स योर बॉडी कि किस वक्त कौन सा हार्मोन सिक्रीट करना है और कौन सा नहीं करना। जब करना है तो ग्रोथ होगी, नहीं करना तो ग्रोथ नहीं होगी। तो सर जिनकी कद छोटे होते हैं उनमें हाइपोथैलेमस ठीक नहीं होता। हाइपोथैलेमस ठीक होता है। हाइपोथैलेमस जो सिक्रीशंस रिलीज करता है वो इफेक्टिव नहीं होती, या उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डीसेंसिटाइजेशन। वो जो बॉडी के पार्ट्स हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, दे आर डीसेंसिटाइज्ड टुवर्ड्स हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं उनसे वो डीसेंसिटाइजेशन क्या होती है? हम पहले खबर सुनते थे धमाका हो गया 10 बंदे मर गए, बहुत अफसोस होता था, लगातार 1 साल तक सुनते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले साल लोगों की तादाद बढ़ गई धमाकों में और मुख्तलिफ हादसात में। अगले पहले साल तक के कुछ महीने तक हमें तकलीफ होती थी, उसके बाद हमें तकलीफ होना बंद हो गई। फैक्ट है, ये ह्यूमंस का फैक्ट है। अच्छा, हमें बाद में तकलीफ होना कम क्यों हो गई? लोग अब ज्यादा, वो है डीसेंसिटाइजेशन, हम आदी हो गए उस चीज के, हमें फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि अगर किसी की हाइट छोटी हो जाती है या किसी की हाइट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो उनके अंदर या तो हार्मोन्स बहुत ज्यादा या बहुत कम सिक्रीट हो रहे होते हैं, या फिर उनकी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है टुवर्ड्स हाइपोथैलेमस एंड सिक्रीशन, या बहुत ज्यादा डीसेंसिटाइज हो जाती है टुवर्ड्स सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमस।
सर इनमें हाइट के हार्मोन्स नहीं बनते इसलिए हाइट छोटी होती है। यस, दोनों चीजें, डिसेंसिटाइजेशन और लिमिटेड अमाउंट और लिमिटेड कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। मेरी बात समझ गए? तो ये कुछ बातें हैं जो हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। हाइपोथैलेमस के बारे में अगर मैं एक वर्ड बोलूं और मैं आपसे बोलूं कि इसको याद रख लो, एक वर्ड उसको याद रख लेना, तो ये नहीं, वर्ड सही नहीं लिखा, न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। यानी नर्वस सिस्टम, न्यूरो एंड एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स, इनके फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का है। सो इफ समवन आस्क यू कि भाई हाइपोथैलेमस इतने सारे फंक्शन, भाई होम्योस्टेसिस, थर्मोस्टेट, हंगर, थर्स्ट, बीपी, मास्टर ग्लैंड, जस्ट समराइज देम इन अ सिंगल वर्ड ऑन अ सिंगल स्टेटमेंट, सो यू कैन कोट इट। आप बोलोगे सर न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजिकल functions that are related to a nervous system as well as our endocrine system are all controlled by hypothalamus। मेरी बात समझ रहे हो? ब्रेन में आमतौर पे बहुत कम पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जो कि न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजिकल फंक्शंस कंट्रोल करते हैं, यानी दे आर रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत कम पार्ट्स हैं ब्रेन के अंदर।